हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और यहाँ पे हम लोग करेंगे चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 जो है दैट वी विल डू इन 3 पार्ट्स। हमारे चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट होते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द लिबरलाइजेशन। तो जैसे ही हमारे ये तीनों पार्ट्स कवर होते हैं तो उसके बाद क्या है कि एक कंप्लीट वीडियो जो पूरे चैप्टर को कवर करता हुआ दोबारा आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स सही लगते हैं तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। व्हाई देयर इज ए नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त जो हमारी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ थी दैट वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। और जिसके अंदर क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो लीडिंग रोल था, जो इम्पोर्टेंट रोल था दैट वाज गिवन टू दी पब्लिक सेक्टर। और जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट किया जाता था, उसके ऊपर पूरा जो था गवर्नमेंट का कंट्रोल था, मल्टीपल कंट्रोल थे और कोटा सिस्टम जो था उसके ऊपर अप्लाई किया जाता था। कोटा सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, या आप इतना ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और जो अप्रोच थी दैट वाज इनवर्ड लुकिंग अप्रोच। इनवर्ड लुकिंग अप्रोच का मतलब था कि जैसे हमने सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंस को अचीव करना है। सेल्फ रिलायंस का है कि अगर हमने इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करना है तो उसके लिए हमने अंदर से ही, इंडिया के अंदर से ही रिसोर्सेज जनरेट करने हैं, बाहर के रिसोर्सेज यूज नहीं करने। सेल्फ सफिशिएंसी के अंदर था कि जितनी भी हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो हमने इंडिया के अंदर ही करनी है, बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी। तो उस वक्त क्योंकि ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी तो जिसकी वजह से क्या था कि जीडीपी ग्रोथ रेट के बहुत ही स्लो था, बहुत तेजी के साथ इंक्रीज नहीं हो रहा था। और पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या था कि बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसी थी, जिसकी वजह से लीकेजेस थी, पिल्फरेज थी और बहुत ज्यादा करप्शन पाई जाती थी। और 1990 के अंदर इकोनॉमी, क्योंकि ये सारी बातों की वजह से इकोनॉमी एक क्राइसिस फील कर रही थी और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन थी दैट वाज आल्सो वेरी मतलब खराब थी। तो जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट थी वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक के पास गई लोन वगैरह लेने के लिए, और उनको यूएस डॉलर 7 बिलियन लोन भी दिया गया। बट आईएमएफ ने एंड वर्ल्ड बैंक ने वहां पे उनको सजेस्ट किया कि अपनी जो स्ट्रैटेजी, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है उसको रिवाइज कर दो। तो वहां पे उन्होंने बेसिकली कहा कि इंडियन इकोनॉमी को, मतलब जो गवर्नमेंट थी उसको कहा कि आप अपनी इकोनॉमी जो है उसको ओपन अप कीजिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो कंट्रोल है उसको मिनिमाइज कर दिए, और कोटा जो है उसको भी मिनिमाइज कर दिए, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पब्लिक सेक्टर की जगह पे जो है इम्पोर्टेंस दीजिएगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म, अब हमने देखा कि हमारी इकोनॉमी 91 से पहले बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी, और जिसकी वजह से सरकार को लगा कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, और जिसके अंदर क्या था कि बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए स्टेप्स उठाए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब होता है, जिसको हिंदी के अंदर हम आर्थिक सुधार भी कह देते हैं, जिसके अंदर काफी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएगी ताकि जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को तेज किया जा सके। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 कंपोनेंट है। तो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन द प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेड, के इंडस्ट्रियल ट्रेड के अंदर लिबरलाइजेशन इंस्टेड ऑफ लाइसेंसिंग, और उसी तरह प्राइवेटाइजेशन इन द प्लेस ऑफ कोटा फॉर द इंडस्ट्री, और उसी तरह पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द प्लेस ऑफ परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके 3 कंपोनेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस वीडियो के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द लिबरलाइजेशन। देखो, लिबरलाइजेशन का वैसे मतलब होता है आजाद कर देना, कि पहले जो इकोनॉमी थी उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी,
अगर हमने कोई यूनिट लगाना है तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बहुत ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा था। The liberalization of the economy means freedom of the producing unit from the direct or physical control of the government. तो liberalization का मतलब है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट से डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल से मुक्त करना। तो फ्यूल लिबरलाइजेशन मेयर उस वक्त 1980 के अंदर भी किए गए थे, बट जो 91 के अंदर सुधार किए गए वो काफी डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव थे। जैसे कि काफी सारी चेंजेस हुई इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर, फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म। तो जो 91 के अंदर रिफॉर्म हुए वो बहुत ज्यादा डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव थे। 91 से पहले गवर्नमेंट जो थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे कंट्रोल्स लगाती थी, और इन कंट्रोल की वजह से क्या होता था, इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स इमर्ज होती थी। जैसे जो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी था वो बेसिकली इंक्रीज ही नहीं हो रहा था, वो बेसिकली कम हो रहा था। और इसी तरह हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो हाई कॉस्ट था, कि जिसके अंदर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी, बल्कि हमारी जो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए था लो कॉस्ट, कि कम कॉस्ट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम compete कर सके, बट हमारी कॉस्ट क्या थी, बहुत ज्यादा थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म विद लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन को मेन कंपोनेंट बना के इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था कि जैसे पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल बहुत ज्यादा थे, प्राइसेस को वो रेगुलेट करती थी, कि अब जो इकोनॉमी के अंदर सिनेरियो है, जो इकोनॉमिक की डायरेक्शन जानी है, क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या नहीं करना, क्या प्राइस होनी चाहिए, दैट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब है कि हर चीज जो है, जो डिसीजन है, दैट इज गाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस, जो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे लिया जाता है। तो जब हम लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर 5 तरह के रिफॉर्म थे: इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, जिसको हम वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो, जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करते हैं तो इसके अंदर इंडस्ट्रियल लाइसेंस को खत्म कर दिया गया था, पब्लिक सेक्टर का जो रिजर्वेशन था वो कम कर दिया गया था, उसी तरह प्रोडक्शन एरिया जो थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रखे थे उसको भी रिजर्व कर दिया गया था, और उसी तरह प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए अब कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बड़ी आसानी के साथ जो फर्म्स थी वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस कर सकती थी। और जो कैपिटल गुड्स चाहिए होती थी प्रोडक्शन के लिए, तो उसके अंदर भी क्या है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फ्यू केसेस के अंदर छोड़ के, तो वो भी फ्रीली जो है इम्पोर्ट हो सकती थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जब हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डीरेगुलेट करना, 91 के अंदर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जुलाई 91 के अंदर एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी। तो पहले क्या था कि जैसे हमने कोई भी यूनिट लगाना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब क्या था कि लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म कर दिया गया था, अब कुछ 5 इंडस्ट्री को छोड़ के हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 5 इंडस्ट्रीज थी: लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल। सेकंड था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, क्योंकि 91 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, पब्लिक सेक्टर को एक इंपॉर्टेंट रोल असाइन किया गया था। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो थी पब्लिक सेक्टर के लिए काफी रिजर्व थी, 17 थी, उसका नंबर रिड्यूस करके 8 किया गया। 2010 और 11 के अंदर ये पब्लिक सेक्टर के लिए ओनली 3 इंडस्ट्रीज ही रखी हैं: एटॉमिक एनर्जी, रेलवे एंड डिफेंस इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि अब इन तीनों को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर किसी के अंदर भी अपना बिजनेस जो है खोल सकता है। और उसी तरह डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्टिव एरियाज, मैनी प्रोडक्शन एरिया विच वाज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो अब कोई भी उसके अंदर अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है। देखो, यहाँ पे जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ द मार्केट। फोर्सेज ऑफ द मार्केट होती है डिमांड और सप्लाई। उसी तरह एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब देखो, पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी दैट वाज लिंक्ड विद लाइसेंसिंग। अब क्या है कि लाइसेंसिंग से इंडस्ट्रीज को मुक्त कर गया था, अब उनके ऊपर कोई भी कैपेसिटी कंस्ट्रेन नहीं थे। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन है खुद का डिसीजन ले सकती है, मार्केट कंडीशन के बेसिस पे ले सकती है, इतनी डिमांड और इतनी सप्लाई के बेसिस पे। तो उसके अंदर गवर्नमेंट जो थी अब रेगुलेट नहीं करती। उसी तरह
जो कैपिटल गुड्स की इम्पोर्ट करना था, तो उसके लिए भी पहले जो थी परमिशन लेनी पड़ती थी। अब इसके अंदर क्या है कि आपको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, देखो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आ जाता है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाती हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो फाइनेंशियल मार्केट होती है कि जो बायर और सेलर को ये ऑप्शन देती है कि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होती हैं सिक्योरिटीज होती हैं, जिनके अंदर बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, इक्विटीज हो सकती हैं, इंटरनेशनल करेंसीज हो सकती हैं। जैसे मनी मार्केट है तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है, और अगर कैपिटल मार्केट है तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर पहले जो फाइनेंशियल सेक्टर था दैट वाज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लिबरलाइजेशन जब हुआ तो उससे था कि अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर हो गया, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले रेगुलेटर था तो उसका मतलब था कि जो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर था, जो कमर्शियल बैंक से जो भी इंटरेस्ट रेट लगाना है वो आरबीआई जो है डिक्टेट करती थी, आरबीआई के द्वारा फिक्स था। लिबरलाइजेशन के अंदर ये फैसिलिटेटर हो गया। अब ये फैसिलिटेट करता है कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे जो है कमर्शियल बैंक जो है अपना इंटरेस्ट रेट जो है फाइनलाइज कर सकती हैं। तो यहाँ पे है कंपटीशन के बेसिस पे, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है नाउ, डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। आरबीआई जो है उसको कंट्रोल नहीं करता। तो उसी तरह हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन की वजह से ये चेंजेस आई फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। अब क्या था कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, जो डिसीजन मेकिंग थी दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और जिसकी वजह से क्या था कि इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स भी इमर्ज हुए। उसी तरह जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, जिनको हम कह सकते हैं मर्चेंट बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पेंशन फंड्स हैं, तो जो बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले बहुत कम मात्रा के अंदर कर सकते थे। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो थी बैंक के अंदर रेज की गई 74%। उसी तरह बैंक जो है सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करके जो है न्यू ब्रांचेस खोल सकते हैं, वहां पे उनको जो है आरबीआई की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बैंक्स को कहा गया है कि वो अपने रिसोर्सेज जो है अब्रॉड से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैनेजरल एस्पेक्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पास रिटेन किया है कि जो अकाउंट होल्डर्स हैं इन्वेस्टर की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। अब हम देखते हैं टैक्स रिफॉर्म। तो देखो जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ये जो रिफॉर्म्स आए हैं, तो उससे क्या है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसकी मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ है, और उसने इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड टैक्स रिफॉर्म। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी, कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है और गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंडिचर करती है, और फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करती है इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो रेवेन्यू का सोर्स जो होता है गवर्नमेंट के पास टैक्स होता है, तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो कि इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कंपनी के ऊपर जो है गवर्नमेंट लगाती है और पे करना पड़ता है। टैक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जिन पे लगाए जाते हैं, वो अपना बर्डन जो है किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकते, उन्हीं को ही पे करना पड़ता है और उन्हीं के ऊपर ही बर्डन पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जो लगाए किसी और के ऊपर जाते हैं, लेकिन जो बर्डन होता है वो दूसरों पे ट्रांसफर हो सकता है। ये जो टैक्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं, और जिनका बर्डन जो है दूसरों पे शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी। लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स, और टैक्स रेट बहुत हाई थे, और जिसकी वजह से लोग जो थे टैक्स चोरी करते थे, टैक्स को अवेड करते थे। लिबरलाइजेशन के बाद जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स था ये काफी सिंप्लीफाई हो गया, और इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर भी ग्रेजुअल रिडक्शन हुआ ताकि टैक्स एवेजन कम हो सके। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर भी काफी ज्यादा जो थी मतलब अब जो है कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते थे, अब उसकी जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो कि जुलाई 2017 के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया गया है।
और ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है। उसी तरह हम देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। तो ये भी था कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म इसलिए किए गए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी बैड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जब इसके अंदर हमारी इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ज्यादा होती हैं और हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होती है इनकी पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर 91 के अंदर जो डीवैल्यूएशन का स्टेप लिया गया। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम अपनी करेंसी की वैल्यू को लो करते हैं इन रिलेशन टू अदर करेंसी, जैसे ब्रिटिश पाउंड है और डॉलर है। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जैसे पहले हम $1 लेना था तो हम 50 रुपीज देते थे, अब हम 70 रुपीज देते हैं तो $1 मिलता है। तो यहाँ पे अब हमें ज्यादा रुपीज देने पड़ते हैं, तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है एज कम्पेयर टू डॉलर कम हो जाती है, जिसको डीवैल्यूएशन करते हैं। देखो जब डीवैल्यूएशन होती है तो उससे क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो होती है वो राइज हो जाती है और इम्पोर्ट जो होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। और उसी तरह इंडिया ने लिबरलाइजेशन के बाद 91 के बाद जो फ्लोट एक्सचेंज रेट था उसको अडॉप्ट किया गया। फ्लोट एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जो एक्सचेंज रेट है दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमिन कह सकते हैं। लास्ट में है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। देखो यहाँ पे जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म किए गए थे तो ये था कि हमने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है पहले इसको प्रोटेक्शन काफी थी, इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करना है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स को मतलब अट्रैक्ट करना है ताकि वो हमारे देश के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। और उसी तरह एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर लानी है ताकि जीडीपी की रेट ग्रोथ हो सके। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म के अंदर जो उन्होंने सुधार किए गए, तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी उनको हटा दिया गया। अब ये था कि जितना मर्जी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो मैन्युफैक्चर्ड एंड कंज्यूमर गुड्स, तो क्वांटिटेटिव कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव का होता है कि जब हम वहां पे क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। उसी तरह जो टैरिफ रेट होते हैं, जब चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स रेट होता है उसको भी काफी रिड्यूस कर दिया गया था। उसी तरह जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग था उसको भी अबॉलिश कर दिया गया था। अब सिर्फ क्या है कि जो डेंजरस और एनवायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है वहीं पे हमें लाइसेंस जो है उसकी आवश्यकता होती है। अदरवाइज जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग है दैट वाज एबॉलिश्ड। उसी तरह एक्सपोर्ट ड्यूटी जो थी, जब हम चीजों को एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी जिससे हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो थी वो कम हो जाती थी, तो वो भी जो है रिमूव कर दी गई है ताकि हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है उसकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती क्योंकि उसकी वैल्यू ना बढ़े और उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े। उसी तरह क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो थी इंपोर्ट के ऊपर वो भी रिड्यूस कर दी गई है। बाकी हम जो है कल प्राइवेटाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे।